आप में एक देखने वाली बात एक और होगी। बड़ी खबर इस समय आ रही है। आबू धाबी में रिहायशी इलाकों में मलबा गिरा। ईरान की मिलिट्री साइट को लेकर एक बड़ा निर्देश दिया गया है। आसपास रहने वाले लोग मिलिट्री लोकेशन से हट जाएं। ये इजराइल ने ईरान में लोगों से कहा है। ईरान का जितना भी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, यानी मोबाइल टेलीफोनी सिस्टम है, उसको हैक कर लिया है इजराइल ने। और इजराइल ने कहा है मिलिट्री बेस के आसपास रहने वाले लोग वो इलाका खाली कर दे। यानी जनरल सिवाच, ये संकेत साफ है कि ईरान के अंदर अब आईआरजीसी, ईरान की नौसेना, वायुसेना और आर्मी के लोकेशंस पर जबरदस्त हमला होने वाला है। और मुझे लगता है ये तो अमेरिका ने पहले ही सोच रखा था कि जो लेसन उन्होंने 12 दिन में सीखे थे, तो टारगेट एक्विजिशन करके पिन पॉइंटेड टारगेट हमला कर रहे हैं। जो भी एक बार न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है, इन पे ऊपर हमला करके। और मुझे लगता है थर्ड वेव अब अमेरिका की आने वाली है। और पहले जो हमले हुए थे वो भी काफ़ी सटीक थे। आप देखें लोग तेहरान से क्यों भाग रहे, क्योंकि तेहरान एक पावर सेंटर है, वहीं पर आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है, पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है। तो उस पर भी बहुत ज़्यादा हमले, इफ्सान में, नातांज में भी हमले हुए। और मुझे लगता है कि ईरान पलटवार करेगा, इसमें कोई शक नहीं। और उसके पास जो मिसाइलें हैं वो एक बहुत बड़ा उसका प्लस पॉइंट है। और इस बीच एक और बड़ा सवाल आया है। ईरान ने अब एक औपचारिक बयान दिया है, उनके सभी कमांडर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि युद्ध में साथ ही साथ जनरल संजय मिस्टिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है, साइऑप्स होता है। इजराइल की तरफ से कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जिनमें कहा गया कि ईरान में बड़ा सैन्य नुकसान हुआ है। यह कहा गया कि जिस तरह से उन्होंने उनके राष्ट्रपति पेजेश्कियान के घर को निशाना बनाया, अयतुल्ला अली खamenei के घर को निशाना बनाया, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया, भारी नुकसान की बात की गई। लेकिन ईरान का कहना है सभी सुरक्षित हैं। जनरल मिस्टिन, देखिए, हो सकता है गौरव की सभी सुरक्षित हो, प्रोपोगंडा और परसेप्शन वॉरफेयर तो चलेगा, नैरेटिव वॉरफेयर चलेगा, और ये कभी सच तो कई चीजें नहीं आएंगी। लेकिन मैं कुछ चीजें और ऐड करना चाहूंगा इस पूरी लड़ाई में। देखिए, कई लोगों के मैंने सुना है कि रशिया यूक्रेन वाला युद्ध और इजराइल हमास युद्ध का कंपैरिजन किया जाता है। देखिए, वो कंपेयर इसलिए नहीं करना चाहिए। वो मिथ जो युद्ध है उस पे ग्राउंड फोर्सेस भी लागू थे, एप्लीकेबल थे। इस युद्ध में ग्राउंड फोर्सेस अमेरिकन और इजराइल कभी उतारे। ये बेसिक वॉरफेयर चलेगा, एरियल वॉरफेयर जिसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयरक्राफ्ट और नेवल वॉरफेयर भी होगा। वो एक और बड़ा बयान इस समय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने ऑपरेशन में कहा कि जब तक जरूरी होगा तब तक ये ऑपरेशन चलेगा, यानी फाइट टू द फिनिश। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, जब तक जरूरी तब तक ऑपरेशन चलेगा। यानी इशारा ठीक ठीक ये है इस तरफ सुशांत सरीन की रिजीम चेंज, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक इस ऑपरेशन को वो जारी रखेंगे, डिग्रेड करेंगे उनकी सैन्य शक्ति को ईरान की। लेकिन ये बात, इसका मतलब ये भी इशारा है सुशांत कि ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। सुशांत सरीन, गौरव, लगता तो यही है कि ऑपरेशन लंबा ही खिंचेगा, सिंपली बिकॉज अगर तो ईरान की जो रिजीम है वो ढेर हो जाती है अगले चंद दिनों के अंदर अंदर, फिर तो एक अलग बात है। या अंदर ही अंदर कोई ऐसा कलह पैदा होता है जिसके तहत जो लोग अभी सत्ता में हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो फिर मेरे ख्याल युद्ध जल्दी खत्म हो सकता है। अदरवाइज ये खिंचेगा। और आपको देखिए, एक तो ये है कि बयानात और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी डिक्लेरेशन, लेकिन ये उस पर निर्भर करेगा कि युद्ध कैसे प्रोसीड करता है और कितना विध्वंस इसके साथ आता है। और उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कौन कब ढेर होता है। दूसरी चीज ये कि हमको ये याद रखना चाहिए कि अमेरिका पिछले चंद हफ्तों से अपने बहुत सारे जो बेसिस हैं वहां से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर रहा था। क्यों? उसका ऑब्वियसली मतलब ये था कि उनको पता था कि उनको टारगेट किया जा सकता है ताकि जो ह्यूमन लॉस हो वो सबसे मिनिमम पॉसिबल हो। तो मेरे ख्याल ये भी उन्होंने ऑलरेडी इन अकाउंट ले लिया था। तीसरी चीज ये कि ईरान के लिए देखिए, अगर आप ईरानी जो हुक्मरान हैं उनके तरीके से सोचें
तो उनके लिए तो ये मैटर ऑफ सर्वाइवल है ना। और उसका मतलब ये है कि उनके पास जो कुछ है उन्होंने सब कुछ झोंकना है इस युद्ध में। उन्होंने कोई संकोच नहीं करना, कहीं पर उन्होंने रुकावट नहीं करनी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस युद्ध में सरवाइव नहीं करते तो फिर उनका अस्तित्व मिटा दिया जाए। और जल दयाल, वो जो पिछले साल 10 दिन की लड़ाई या 12 दिन की लड़ाई थी, उसमें और इसमें सबसे बड़ा फर्क यही है कि उस लड़ाई के बाद बातचीत की उम्मीद थी। अब जो लड़ाई शुरू हुई है ये फाइट टू द फिनिश है, यानी दोनों में से एक बचेगा, या इजराइल की सैन्य शक्ति या ईरान की सैन्य शक्ति। देखिए, बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है वॉरफेयर। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी, नंबर्स का गेम नहीं है। लड़ाई एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, उसमें बहुत से मुद्दे इन्वॉल्व हैं। और फिनिश तो ना तो इजराइल की आर्म फोर्सेस फिनिश होंगी इसमें, ना ईरान की कंप्लीटली। रिजीम चेंज के बाद भी ईरान में किसी किस्म की मिलिट्री फोर्स तो लोकल उसके लिए प्रिपेयर करेगा ना। अगर कल आज इराक में भी तो आर्म फोर्सेस हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा मतलब वो नहीं था। सॉरी, माय क्वेश्चन वाज वेरी क्लियर। यस, ये सत्ता हटाने की लड़ाई है। जब तक सत्ता नहीं हटती ये लड़ाई चलेगी। ये एकेडमिक क्वेश्चन नहीं था आपके लिए। बिल्कुल, जैसे सुशांत जी कह रहे हैं कि ये जो है लंबी लड़ाई चलेगी अगर आप रिजीम चेंज नहीं कर पाते। अगर आप इंटरनली या एक्सटर्नल, जैसे अब आप स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक कर दें, जहां पर रेवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को हटा दें, आप अयतुल्लाह ख़ोमेनी को हटा दें, लेकिन वो दैट इज नॉट डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री। वॉर जो होती है, वॉर में जैसा आप मेरे से बेहतर जानते हैं, देयर इज अ वेरी क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ एम। और डिक्लेरेशन ऑफ एम इसमें क्या इस तरह से देखा जाए जनरल सिवाच की ये ईरान में सत्ता को इतना कमजोर करना है कि अंदर से ही एक रेवोल्यूशन हो और सत्ता हटा दी जाए, या फिर इसके बाद भी अयतुल्ला अली खमेनी या राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान रह सकते हैं? अगर वो रहे तो ये तो इजराइल और अमेरिका की हार हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो सच्चाई है कि गौरव, ये चाहता क्या है अमेरिका और इजराइल? वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं रजीम चेंज हो, कहीं ना कहीं अयतुल्ला अल खमेनी की जो गवर्नमेंट है गिरे और वो जाएं। मगर उसमें थोड़ा सा डर ये है कि रिजीम कोलैप्स हो सकती है, रिजीम चेंज होने ही नहीं जब तक आपके बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे अमेरिका के। और अगर वो बूट्स ऑन ग्राउंड करता है तो फिर उसको कैजुअल्टी हो सकती है। ये सच्चाई है। मोसाद और CIA के एजेंट इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा। वो ही ये प्रोटेस्ट के अंदर भी शामिल थे। हो सकता है अंदर से इतना तूफान आ जाए ईरान में, लोग सड़कों पे आ जाएं रजीम के अगेंस्ट, क्योंकि इस रजीम को लगता है उनको कि एक तो ये जो इन्फ्लेशन बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ह्यूमन राइट वायलेशन है, ऊपर से उनको लगता है कि ये जो मार बढ़ रही है इजराइल और अमेरिका से, वो इस रजीम के कारण है। अगर कोई अंदरूनी आंदोलन आ गया तो ये बहुत आसान होगा। लेकिन इशारा जितना अभी तक है, और हमारी टीम ईरान के अंदर से, तेहरान से, अलग अलग शहरों से रिपोर्ट कर रही थी, एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव, ईरान में सत्ता के साथ भी बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। ऐसा नहीं है जो पश्चिमी देश इशारा करते हैं कि रिजीम चेंज का हम बोलेंगे और रिजीम चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत कठिन युद्ध है इजराइल और अमेरिका के लिए भी। बिल्कुल सही गौरव, ये इनको पता भी है, इनके कैलकुलेशन ग्रिड में ये होगा भी कि अगर हम एयर वॉरफेयर से ये नहीं जीत सकते हैं तो हमें क्या करना होगा। लेकिन जो आपने पहले कहा उसमें पूर्णतः सहमत हूं। इस पूरे युद्ध को शुरू करने का अमेरिका और इजराइल का एक ही मकसद है, रेजिम चेंज। एंड रेजिम चेंज के लिए अंदर से जो विद्रोह था उसकी शुरुआत कर दी गई थी, और मोसाद के और CIA के लोग वहां पर जरूर हैं। उन्होंने अपनी वो सेकेंड लीडरशिप को तैयार किया होगा। तो इसका मतलब, जबकि ईरान की तरफ से भी तैयारी हो चुकी थी कि एक नहीं, उन्होंने 2 सेकेंड एंड थर्ड लीडरशिप को तैयार किया हुआ है, जो कि पेपर्स में भी आया था। तो इन सबको देखते हुए रेजिम चेंज इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर। और ये पता है कि पुटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड विल बी अ वेरी डिफिकल्ट अफेयर। तो बिना उसके रेजिम चेंज अंदर से ही होगा, अंदर से आवाज उठेगी। चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं जनरल मिस्टन ऐसी परिस्थिति में। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ईरान भी इसीलिए प्रयास ये कर रहा है कि दुनिया भर में, इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इतना बुरा असर पड़ेगा कि दबाव अमेरिका और इजराइल पर भी बहुत ज्यादा होगा कि बातचीत करो, शांति लाओ। रूस और चीन जैसे देश शांति के पक्षधर इस समय ऐसी परिस्थिति में खासतौर पर उठकर आएंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमी इससे कोलैप्स करेगी। तो सॉरी गौरव, आवाज क्लियर नहीं आई, आपने क्या बोला? क्या वर्ल्ड इकोनॉमी, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया? देखिए, कोशिश तो ईरान की ये रहेगी ये युद्ध लंबा चले, जिससे ये पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी खत्म होए। और ये अब देखिए, मेरे को अभी ये लगता है गौरव, मेरा व्यू बिल्कुल अलग हो सकता है। ऑन ग्राउंड ये होने वाला है
कि अमेरिका, पहली बात रिजीम चेंज कब होगी? रिजीम चेंज होगी जब वो अंदरूनी लोग वहाँ रिवोल्ट करेंगे। वो कब कर सकते हैं? अभी नहीं कर सकते हैं। अभी तो वहाँ बॉम्बिंग चल रही है, लोग सड़कों पे नहीं आ सकते हैं। सड़कों पे लोग जब आएंगे जब प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस करेंगे कि हमने अपने कुछ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। वो क्या हो सकते हैं? नंबर एक, वो बोलेंगे हमने इनके जितने न्यूक्लियर प्लांट्स और फर्दो वगैरह में खूब बॉम्बिंग करके खत्म कर दिया। नंबर दो, जो इनका मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हमने बर्बाद कर दिया। और जब लोगों को लगेगा कि अब ये बॉम्बिंग बंद हो गई है, तब वो रिजीम चेंज के लिए लोग तब सड़क पे निकलेंगे। इस स्टेज पे अभी वो रिजीम चेंज के लिए नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बड़ा संकेत दिया अपनी स्पीच में कि बी प्रिपेयर्ड फॉर हेवी बॉम्बिंग। और ये तो अभी तो शुरुआत ही हुआ। आप देखिए ये सारे जो बी इनके बॉम्बर्स है, B-52, B-21, B-2, ये सारे निकलेंगे और ये इनका पूरा इरादा रहेगा। देखिए ईरान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? ईरान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो स्ट्रेंथ ऑफ पावर है वो है उनकी मिसाइल्स और ड्रोन्स। अगर अमेरिकन और इजरायली इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कामयाब हो सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 3-4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी और दूसरा जो मिसाइल लॉन्चर 3-4 दिन में क्या यह संभव हो पाएगा? इतना विस्तृत देश है ईरान, इतना विस्तृत, इतने विस्तृत देश में इतनी जगह जगह उनके पास उनकी सैन्य शक्ति है, अंडरग्राउंड मिसाइल साइलोज हैं जो वो दशकों से एयर वाइस मार्शल श्रीवास्तव बना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या 3-4 दिन, जो पिछली बार 12 दिन में नहीं हो पाया था, उसके बाद भी बातचीत हुई, क्या 3-4 दिन में इस समय संभव होगा? ये आकलन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि 51 to 52% ऑफ ईरान इज माउंटेनियस एंड फॉरेस्टेड एंड डेजर्ट। उसमें इतनी जगह छिपने की है कि आप इसको 3-4 दिन में नहीं इसको खत्म कर सकते। ये वॉर जब तक लंबा नहीं चलेगा, इट विल बी वॉर ऑफ एट्रिशन, और एट्रिशन में भी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनके पास इतनी कम फौजें नहीं है। और इसको हम यूक्रेन से और रशिया वॉर से कभी कंपेयर नहीं कर सकते। दीज आर टू इनकंपेरेबल थिंग्स। और जहां तक यहां सवाल है, मिसाइल वॉरफेयर प्राइमरली होगी, एरियल वॉरफेयर होगी, और जो मकसद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है और इजराइल का है, मकसद एक ही होगा कि अंदर से विद्रोह हम शुरू करें और लीडरशिप खड़ी करें जो वहां जाकर के सत्ता संभाल सके। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जिस तरह बहरीन के बेस पर 5th फ्लीट को निशाना बनाया गया, उसके हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। सुशांत सरीन, अगर आप इन तस्वीरों को देखें, या जो 8 अलग अलग एयर बेसिस पर हमले हुए हैं या मिलिट्री बेसिस पर हमले हुए हैं अमेरिका की, ये ईरान की शक्ति के बारे में और अलग अलग जगह वार करने के बारे में क्या तस्वीर दिखाता है आपको? और क्या कुछ दिनों में, पिछली बार 12 दिन लगे थे लेकिन ईरान फिर भी खड़ा रहा, इस बार क्या उससे कम समय में अमेरिका और इजराइल को जीत मिल सकती है? देखिए यार, युद्ध का क्या ट्रैजेक्टरी होगी ये तो मेरे ख्याल ये प्रिडिक्ट करना तो असंभव है। गौरव, आप इतनी युद्धों को कवर कर चुके हैं, यू नो दिस, के किसी भी युद्ध की क्या वो रहेगी, आगे वो कैसे बढ़ेगा, ये प्रिडिक्ट करना असंभव है। लेकिन 2-3 चीजें हमारे सामने हैं। पहली बात ये कि देखिए, ये जो मिसाइल्स बहरीन में गिरी हैं, बाकी जगहों पे गिरी हैं, इनका डैमेज कितना हुआ है, एक वो डैमेज असेसमेंट तो अभी हमारे पास नहीं है। हमारे को ये मालूम है कि वो मिसाइल्स गिरी हैं। दूसरी चीज ये कि जो और हमारा मानना ये था कि इन देशों के अंदर भी एक बड़ा रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम होगा, मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। उसकी क्या कार्यशैली रही है उसके बारे में भी हमारे पास कोई अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितनी इफेक्टिव रही हैं वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। और जिस तरीके का वार ईरान कर रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट तस्वीरें इस समय जो आ रही हैं, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। ये बहरीन से अभी तस्वीर आ रही है, यूएस बेस पर जो हमला हुआ उसके हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, लाइव तस्वीर कैप्चर की गई है कैमरा पर। जिस समय, ये देखिए, जिस तरह की सुरक्षा मौजूद है, अमेरिका का सबसे बड़ा बेस या 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर्स, सबसे बड़े बेसिस में से एक बहरीन में, एयर डिफेंस सिस्टम है। मार्शल श्रीवास्तव यहां का एक तरह से देखें तो पूरी तरह कोलैप्स कर गया होगा अगर मिसाइल आई, या उसके बावजूद मिसाइल आके लगी। क्या दिखाता है ये? अगर इस तरह मिसाइल की जो तस्वीरें आ रही हैं और ये सही तस्वीरें हैं, तो ये एयर डिफेंस के ऊपर एक बहुत ही नेगेटिव कमेंट्री है।